बौद्ध धर्म जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है, यही नहीं, यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित यह अंतिम वीडियो होगी, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। टेस्ट पेपर शुरू करने से पहले बता देते हैं कि पार्ट 1 में हमने कल क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जाना। उसके बाद त्रिरत्न क्या क्या है बौद्ध धर्म में, उसके बारे में जाना। अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में जाना, और प्रतीत्य समुत्पाद क्या है उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे दी थी। आज की वीडियो में एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे डाटा हैं आज की वीडियो में, तो आप लोग लगातार वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? ऑप्शन ए है कालाशोक, बी है अजातशत्रु, सी बिंबिसार और डी है उदयन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन अजातशत्रु। ऑप्शन बी अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। साथियों आमतौर पर देखने में मिलता है जो नए छात्र होते हैं वो इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, कौन वहाँ पे शासक था, किसके शासनकाल में हुआ, और राजधानी वहाँ पे कहाँ पे ये बौद्ध संगति होती है। तो किसी भी टॉपिक को आपने रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे या ट्रिक बनाओगे, और होता क्या है कि इतना बड़ा हिस्ट्री का पार्ट है तो कितने ट्रिक बनाओगे आप, फिर आप या तो ट्रिक रटोगे या फिर आप क्वेश्चनों के, तो आपके पास दो मैटर हो जाएगा, एक ट्रिक रटने का इतिहास हो जाएगा और एक फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो आपने रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जितने भी बौद्ध संगति हुई थी उस समय आपने देखना है कि भारतीय इतिहास में कौन सा वंश वहाँ पे राज कर रहा होगा, और उन राजवंशों के शासकों के बारे में आपको जानना है। जैसे ही आप उन शासकों के बारे में जान लोगे, उनके कार्यों के बारे में जान लोगे, वहाँ पे कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था, राजधानी वहाँ पे कहाँ थी, तब आपको ये सब चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किसके काल में क्या हुआ। जैसे देखेंगे इसमें, जैसे प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई। अब अजातशत्रु आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य में प्रथम वंश था, उसका नाम था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में अजातशत्रु है। अब आप अजातशत्रु के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे तो फिर आपका हिस्ट्री पढ़ना तो व्यर्थ है। तो आपको सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में होती है? काला अशोक के काल में। तो हर्यक वंश के बाद एक वंश आता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश में कौन आता है? काला अशोक आता है। फिर आपको वंशों का क्रम भी पता लगेगा। फिर मौर्य काल आता है, फिर कुषाण काल आता है। हालांकि इसके बीच में भी छोटे छोटे वंश थे, लेकिन आप इन वंशों की महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप रखोगे तब आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यह वही दौर था जब महात्मा बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति होती, यानी जीवन त्याग दिया था उनके। कहाँ हुई थी ये नहीं बताया था मैंने कल, कुशीनारा में। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की क्या होता है, जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, मृत्यु होती है, वो होती है 483 ईसा पूर्व में। इसी दौरान अजातशत्रु ने क्या किया? प्रथम बौद्ध संगति की। ये कौन सी जगह पे थी? राजगृह में। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति होती है। उसके जो अध्यक्ष थे, उस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। आगे चलते हैं, वहाँ पे क्या होता है। प्रथम बौद्ध संगति में दो महान कार्य किए। पहला क्या था कि बौद्ध धर्म एक, उसमें क्या था, एक सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़े गए थे। बौद्ध धर्म में एक सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़े गए थे। ठीक है, दो पिटकों की रचना हुई थी। पहला सुत्त पिटक में क्या हुआ? बुद्ध के उपदेशों तथा और संवादों का संकलन किया गया। जो महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए, उनके जो संवाद थे, उनका क्या किया था? संकलन किया गया था सुत्त पिटक में। यह सबसे बड़ा पिटक है, याद रखना, ये सबसे बड़ा पिटक है। इसमें लिखा भी है मैंने, यह सबसे पिटकों में सबसे बृहत्तम पिटक है, और बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत्त पिटक को। आगे जाकर आपने देखा विनय पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। जो बौद्ध संघ आपने देखा होगा, बौद्ध संघ कल मैंने बताया था क्या थे ये, और बौद्ध संघ के जो आचार विचार है ना,
कैसे किस प्रकार से बौद्ध संघ को चलना है, उसके नियम क्या है, क्या क्या उसमें निषेध का प्रावधान है, वो विनय पिटक में इसका संकलन किया गया है। आगे आप एक और पिटक देखेंगे, अभिधम्य पिटक, वो अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो प्रथम बौद्ध संगति में ये काम हुआ। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना की से संबंधित है। जो धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ऑप्शन है बुद्ध के प्रथम उपदेश, गृह त्याग की घटना, निर्वाण प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका पता ही लग गया होगा। अगर कल की वीडियो देखी होगी आपने तो आपको पता लग गया होगा कि धर्म क्या है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। अच्छा, धर्मचक्र अगर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो चक्र था, चक्र किसका प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने का प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कमल किसका प्रतीक था? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। तो उसी प्रकार प्रथम उपदेश, ये जो चक्र है, चक्र किसका प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के उपदेश देने का प्रतीक। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, कल भी बताया था ये। गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कौन सी थी? महाभिनिष्क्रमण। साथियों, कल की वीडियो आप देखेंगे तो और मजा आएगा आपको। ऑप्शन सी है निर्वाण प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण में से मृत्यु हुई थी, तो निर्वाण प्राप्ति, मृत्यु की जब निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो क्या क्या कहा गया उसे? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण। ठीक है, तो गृह त्याग की घटना क्या थी? ये कौन सा था? निर्वाण की प्राप्ति क्या थी उनके? महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी है क्षेमेंद्र और डी है शूद्रक। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसी बुद्ध चरित्र को हम बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। जो बुद्ध अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्र है, इसे हम बौद्धों का रामायण भी, बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, है ना। तो साथियों, एक नागार्जुन है। नागार्जुन आपने देखा, बौद्ध धर्म 2 भागों में बाद में बढ़ता है, महायान शाखा से हैं ये, और इन्होंने शून्यवाद का क्या किया था? जनक। इन्हें शून्यवाद का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था बुद्ध चरित्र के बारे में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक 2 भागों में बढ़ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थाविर तथा महासंगिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। यानी द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। अच्छा, ये स्थाविर और महासंगिक क्या है, आगे देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति होती है प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद, यानी बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति होती है। वो किसके काल में होती है? काला अशोक के काल में। अब फिर इसे रटना नहीं है, क्या कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। जैसे शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने किसकी वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो एक जगह थी वैशाली, वैशाली को उसने क्या किया था? अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? वैशाली को। शिशुनाग ने द्वितीय राजधानी बनाया था वैशाली को। तो जब काला अशोक आता है तो वह जहाँ द्वितीय राजधानी थी वहाँ पे क्या करता है? द्वितीय बौद्ध संगति करता है। तो आपने वैशाली को इससे पहले भी जाना, शिशुनाग वंश ने द्वितीय राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, याद रखेंगे कि शिशुनाग वंश ने द्वितीय राजधानी कहाँ बनाई। आगे जाकर काला अशोक ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, आपको मैं बौद्ध संगति तो बता रहा हूँ, लेकिन साथ ही आपको आगे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही होगी कि इसके बाद के काल में। तो काला अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। जबकि इससे पहले उन्होंने द्वितीय राजधानी शिशुनाग ने कहाँ बनाई थी? वैशाली में। जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति में वो थे साबक मीर। ठीक है, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। अगर जो शिशुनाग वंश के बारे में तो मैंने बता ही दिया है ना। अच्छा, जो स्थावर तथा महासंगिक, जो स्थावर तथा महासंगिक 2 भागों में बटा था, वो था अनुशासन के संबंध में। जब
जो बौद्ध धर्म का जो संघ है, संघ में किस प्रकार से अनुशासन होगा, उस अनुशासन में जब मतभेद हुआ तो बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक दो अलग अलग भागों में बढ़ गया। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई? ऑप्शन ए वैशाली, बी कश्मीर, सी ग्रीवज, डी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति बोल रहा है। अब आगे जाके शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, फिर आपका आगे किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब मौर्य वंश में किस वंश के द्वारा, अब आप देख रहे होंगे कौन सा जो मौर्य काल है, मौर्य काल में कौन शासक कर सकता है बौद्ध संगति? अशोक को, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक कि श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उनकी बेटी थी, उन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो जब अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था तो फिर तृतीय बौद्ध संगति भी अशोक के कार्यकाल में होगी, है ना। तो कब हुई थी तृतीय बौद्ध संगति? 251 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, कौन से स्थान पर? पाटलिपुत्र। अब यह स्थान रटना नहीं आपने, क्यों? क्योंकि मौर्य काल में राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। तो भाई जिस काल में, जिस राजवंश में जिस स्थान का ज़्यादा महत्व होगा तो वहीं तो आपका बौद्ध संगति होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि पाटलिपुत्र राजधानी है और लंदन में उन्होंने क्या बना दिया? बौद्ध संगति करवा दी, या देहरादून में बौद्ध संगति हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी थी, तो भाई अशोक के काल में कहाँ होगी? पाटलिपुत्री तो होगी। तो फिर यहाँ पे रटेंगे क्यों हम ट्रिक बनाएंगे बार बार कि कहाँ हुई कहाँ हुई? ट्रिक नहीं बनाना है भाई, ट्रिक। क्योंकि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि अगर जहाँ पे ट्रिक की बात आती है तो नए नए छात्र, खास तौर पे नए नए स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं कि भाई ट्रिक के माध्यम से इसे याद करना है। तो पूरे इतिहास को याद करने के लिए कितना ट्रिक बनाओगे, है ना। तो ट्रिक ठीक है, छोटी मोटी जगह में तो ठीक है, लेकिन हर जगह ट्रिक नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस, है ना, मोगलीपुतिस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अभिधम्य पिटक जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वहाँ पे अभिधम्य पिटक, यानी प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब तृतीय बौद्ध संगति में एक और पिटक जोड़ा गया, उसका नाम था अभिधम्य पिटक। और अभिधम्य पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। क्या किया गया अभिधम्य पिटक में? बुद्ध के जो आध्यात्मिक विचार थे, जो उनके दार्शनिक विचार थे, उन विचारों को यहाँ पे अभिधम्य पिटक में संकलित किया गया। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। साथियों, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा। इस चैनल पर जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से साथियों मैं देखता हूँ कि 70% जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो NCERT बेस पे है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स को भी हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके आप लोगों तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। आमतौर पे लोगों को ना, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा, और इतना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद भी आप लोग चैनल को देखते हैं, अपने काम की चीज़ आप लोग नोट करते होंगे, देखते होंगे, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी इस मेहनत को देखते हुए चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे, आप तक पहुँच जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग फ्री में देख रहे हैं, बस एक छोटी सी तो डिमांड करते हैं आप लोगों से, लाइक की और शेयर सब्सक्राइब, इसमें तो कोई आप लोगों का खर्चा नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, संघमित्रा, सी यशोधरा, डी है आनंद व उपाली। तो साथियों राइट आंसर है इसका प्रजापति गौतमी, है ना। कौन थी ये जब जन्म के 7 दिन में ही महात्मा बुद्ध
की मृत्यु हो जन्म के 7 दिन पहले ही इनकी माताजी महामाया का देहांत हो जाता है और इनका लालन पोषण प्रजापति, इनकी मौसी ने ही यानी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया, है ना। तो ये थी और प्रथम बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। जो संघमित्रा थी ये कौन थी? अशोक की अपनी पुत्री थी संघमित्रा, जो कि कहाँ गए थे? श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यशोधरा कौन थी? उनकी पुत्र थी, महात्मा बुद्ध की पुत्री नहीं, सॉरी, पत्नी। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। और आनंद व उपाली कौन थे? अगला प्रश्न है, जब बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बटा, उस समय भारत में किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन ए है कुषाण वंश, बी है मौर्य वंश, सी नंद वंश और डी है हर्यक वंश। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कुषाण वंश। जैसे कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूं अभी तक कि जब कोई नया काम हुआ, यानी ठीक है आनंद संगति हुई, उस समय आपने नया वंश देखा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ये है जब बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान व महायान में बटा, है ना। उस समय तो बौद्ध संगति की बात चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है हीनयान और महायान, 2 संप्रदाय होता है ये। और यह है कुषाण काल में। और कुषाण में कौन कर सकता है इसको? कनिष्क, है ना। तो अब आपने रटना ही नहीं है इसको, ठीक है, कनिष्क। आगे चलते हैं। ये था चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में होता है? भाई कुषाण वंश था तो कनिष्क के काल में होगा। और कुंडल वन कश्मीर में होता है। कश्मीर में कहाँ है? कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। इसके अध्यक्ष, इस जो बौद्ध संगति है इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है 2 संप्रदाय हीनयान और महायान। अब एग्जाम में हीनयान और महायान के बारे में बार बार प्रश्न पूछता है। इन दोनों में आप डिफरेंस जान लीजिए, हीनयान क्या है, महायान क्या है। हीनयान क्या करते हैं? जैसे महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं? ये महापुरुष मानते हैं। जबकि जो महायान जो शाखा थी ये बोलते थे कि महात्मा जो बुद्ध थे वो भगवान के रूप है, ईश्वर के रूप, ईश्वर का अवतार मानते थे महायान शाखा वाले, ठीक है, ईश्वर का अवतार मानते थे। जबकि हीनयान जो शाखा वाले थे ये बुद्ध को महापुरुष के रूप में ही मानते थे कि भाई बुद्ध एक इंसान थे, एक महापुरुष थे, है ना। आगे क्या है, जो हीनयान जो शाखा थी वो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको क्या गया बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते थे। उन्होंने कहा कि भाई महात्मा जो बुद्ध हैं उनके उपदेशों से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई समय के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो जिन्होंने उसमें परिवर्तन किया उन्हें महायान शाखा से जोड़ दिया गया। तो जो हीनयान शाखा थी उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को जैसे का तैसा स्वीकार कर दिया था। अब जैसे अगर परिवर्तनवादी नहीं है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि रूढ़िवादी होंगे। तो हीनयानी जो शाखा है वो रूढ़िवादी हैं और इनका जो क्षेत्र है श्रीलंका, बर्मा, जावा, ये जो जावा है इस क्षेत्र में हीनयान संप्रदाय के लोग अधिकतर रहते हैं। जो महायानी शाखा थे ये कठोर नियमों में इन्होंने परिवर्तन किया, ये मैंने अपने बता दिया। अच्छा, जो महायान शाखा थी इसकी स्थापना की बात करें तो ये नागार्जुन को माना जाता है कि नागार्जुन ने महायान शाखा की स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है आंध्र प्रदेश। NCERT के किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि महायान शाखा का जो विकास हुआ, स्थापना हुई, वो आंध्र प्रदेश में हुई, नागार्जुन के द्वारा की गई। नागार्जुन आप जानते होंगे शून्यवाद के जनक भी कहा जाता है नागार्जुन को। और इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक कारिका, इनकी एक पुस्तक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको माध्यमिक आधा धौ है, ये माध्यमिक कारिका। कौन सी पुस्तक है इनकी? माध्यमिक, ये घ हो गया है, धौ हो गए। माध्यमिक कारिका इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, नागार्जुन की। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख से प्रमाणित होता है, अशोक के किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो स्वाभाविक है अशोक के बहुत सारे अभिलेख देखे होंगे आपने, आप उससे भी थोड़ा भी अगर आपको जानकारी हो तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। मास्की हो नहीं सकता, मास्की अभिलेख कर्नाटक में है, भाबरो अभिलेख राजस्थान में है, गिरनार गुजरात में है। तो बचा रुमनदेही, अगर याद है तो बिल्कुल रुमनदेही कहाँ है? नेपाल में है। तो नेपाल में ही उनका जन्म हुआ, तो यहीं से तो पता लगेगा कि रुमनदेही कहाँ? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो किस अभिलेख से पता लगेगा? रुमनदेही अभिलेख। भाई नेपाल में वही है तो भाई उसी से पता लगेगा।
ठीक है। तो मास की अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक। जो भाभरा अभिलेख की एक विशेषता है, यह सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का, याद रखेंगे इसे, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। अशोक का कौन सा, अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? बताएंगे, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, पटना का नाम पाटलिपुत्र था, ये इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला शैली में मिली? ऑप्शन ए गांधार कला, मथुरा कला, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मथुरा कला। महात्मा बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा मिली थी वो मथुरा कला में मिली थी, और गांधार कला में सर्वाधिक प्रतिमा मिली थी, किसमें? महात्मा बुद्ध की। अच्छा, ये कला तो आप समझ रहे होंगे ना, गांधार कला, मथुरा कला, ये क्या है? ये कला क्या है? मूर्ति निर्माण की एक कला है। जैसे जो गांधार कला है ये हमारी यूनान, हिंद यूनानी कला भी कहते हैं इसे, ये यूनान से आया था, इसका मूल कहाँ से? यूनान से, यानी पाश्चात्य कला है ये। और ये मथुरा कला भारत की अपनी कला शैली है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है गांधार कला, ये यथार्थवाद से प्रेरित है, यथार्थवाद, ठीक है, यथार्थवाद। और जो मथुरा कला है इसमें क्या है? आदर्शवाद का चित्रण मिलता है, आदर्शवाद, ठीक है। गांधार कला की एक और विशेषता है, यहाँ पे जो चित्र बने हैं इंसान के, तो वहाँ पे पूरे कपड़ों के साथ, मोटे मोटे वस्त्रों के साथ। लेकिन जो मथुरा कला है यहाँ पे कई जगह पे नग्न अवस्था में आदमी के चित्र मिलते हैं मथुरा कला में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, श्री प्रभुराम, और प्रभु श्री राम और महावीर स्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो साथियों, यही था आज का पेपर प्रैक्टिस। तो इन 2 वीडियो में, आज ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपका ये लिंक मैंने दे रखा है। अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपके मैंने कवर करवा दिए हैं। पूरी कोशिश रही हमें मेरी। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बेस पे भी मैंने किताबों से भी क्वेश्चन लिए हैं, और स्टैंडर्ड बुक से भी यहाँ पे मैंने प्रश्न आपके साथ आपके लिए ले रखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और अगर वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को बस इतना ही आपसे हमें क्या है, स्वार्थ है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।